Hello everyone. Today we are here with second topic of modern history. लूसेंट का ये 38th मॉडर्न हिस्ट्री का 38th पार्ट है। आज हम पढ़ेंगे भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनियों का आगमन। जो यूरोपियन ट्रैवलर थे, यूरोपियन कंपनीज थे, कौन कौन से सीरीज़ में कौन कौन सी कंपनीज आई, ये हम आज देखेंगे। तो इसमें हम यूरोपियन के आने के सेगमेंट में सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास आते हैं पुर्तगीज़। तो 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कलिकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत एवं यूरोप के बीच नए समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा जो है वो साउथ अफ्रीका, अगर ये हम माने, केप ऑफ गुड होप इधर है और ये हमारा प्यारा इंडिया है। वास्को डी गामा जो है पुर्तगाल से यहाँ तक आए थे और यहाँ पर जो है वो गुजरात के एक व्यापारी अब्दुल मजीद की हेल्प से हमारे यहाँ कोचीन तक पहुँचे थे, कलिकट तक पहुँचे थे। ठीक है, वहाँ पे कलिकट में जो है जेमोरिन जो किंग था उन्होंने उसका स्वागत किया था। ठीक है, तो क्या हो गया, 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचकर कलिकट बंदरगाह पर पहुंचकर भारत और यूरोप के बीच जो है समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक है, अब 1505 ईस्वी में जो है फ्रांसिस्को दे अल्मेडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आए थे। अब यहाँ पे जो थे वास्को डी गामा, वो तो समुद्री मार्ग खोजने का काम उन्होंने किया। उसके बाद जो थे वहाँ पे उन्होंने फैक्ट्री एस्टेब्लिश की और धीरे धीरे जो है वो वायसराय वहाँ के बने, जो भी काम धंधा देखेंगे उन फैक्ट्रीज़ का। ठीक है, तो पहले जो पुर्तगाली वायसरॉय थे 1505 ईस्वी में आए थे वो थे फ्रांसिस्को दे अल्मेडा। उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। ओके, 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में जो है पुर्तगालियों का सेकंड वायसरॉय बने थे। उन्होंने जो क्या किया था, बीजापुर से जो है अल्फांसो द अल्बुकर्क जो थे, देखिए हमने क्या देखा यहाँ पे, वो क्या थे, पुर्तगीज़ आए थे, कलिकट में वो आए। ठीक है, अभी हम देखेंगे, पहले देखिए नीचे वाली लाइन पढ़ लीजिए। पुर्तगालियों ने अपनी पहली वाली व्यापारी कोठी जो है कोचीन में खोली थी। ठीक है, यहीं पे है जो कोचीन है। ठीक है, कलिकट में आए, कोचीन में पहली व्यापारी कोठी खोली। ठीक है, और पहला जो उनका पुर्तगाली वायसराय बन गया वो फ्रांसिस्को दी अल्मेडा बन गया और सेकंड जो था वो अल्फांसो दी अल्बुकर्क था। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इन्होंने जो है इम्पेरियलिज्म की पॉलिसी अपनाई, मतलब ये फैलना शुरू हो गए, इन्होंने अपना अपना विस्तार करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो क्या किया, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने जो है बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। बीजापुर ये वाला पोर्शन था हमारा। ठीक है, वहाँ पे गोवा कहाँ, यहीं पे तो है। बीजापुर का जो शासक था यूसुफ आदिल शाह, उनसे जो है वो गोवा को छीन लिया, इन्होंने गोवा को जीत लिया। ठीक है, क्या हुआ, 1498 में वास्को डी गामा आए, कलिकट पहुँचे। ठीक है, कोचीन में इन्होंने पहली फैक्ट्री खोल दी। फिर फ्रांसिस्को दी अल्मेडा इनके पहले जो है पुर्तगीज़ वायसराय बन गए। 1509 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क इनके सेकंड वायसराय बन गए। और क्या किया सेकंड वायसराय ने, जो है पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म को अपनाया। पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म के अकॉर्डिंग जो क्या किया इन्होंने, जो बीजापुर जो हमारी स्टेट थी यहाँ पर बीजापुर की स्टेट का जो यूसुफ आदिल शाह थे उनसे गोवा को जीत लिया। क्या हो गया, 1510 आ गया। ठीक है, 1510 में केरल का लगभग हथिया लिया, गोवा तक पहुंच गए। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट जो लाइन है हमारे पास, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी जो है कोचीन में खोली। कोचीन कहाँ बोला मैंने, केरल में बोला। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती जो है संथोमे थी। दक्षिणी पूर्वी तट कौन सा हुआ, साउथ ईस्ट तट संथोमे।
वेस्ट तट पे तो हमने अभी पढ़ लिया कि इनकी जो थी कोचिन थी, और ईस्ट तट पर क्या होगी, संथोमे हो गई। ओके। पुर्तगालियों के बाद जो इंडिया में आए थे वो डच लोग थे। पुर्तगालियों के बाद जो इंडिया में आए वो डच लोग थे। पहला डच यात्री जो था वो कार्लेनियन हाउटमैन था। ठीक है, कार्लेलियन हाउटमैन था, जो कि 1596 ईस्वी में आया। 1596 में भारत के पूर्व सुमात्रा द्वीप पे पहुंचा। सुमात्रा कहाँ है, इंडोनेशिया का पार्ट है। ओके। हमारे यहाँ पहला यात्री आया था वास्को डिगामा। डच का पहला यात्री आया कार्नेलियन हाउटमैन, पर वो गया कहाँ पे, इंडिया के ईस्ट में जो इंडोनेशिया है उसका जो द्वीप है सुमात्रा, आइलैंड है सुमात्रा, वहाँ पे गया। ठीक है। सुमात्रा पहुँच गया, फिर मतलब इंडिया में भी इन्होंने अपना विस्तार किया। और डचों की जो पहली फैक्ट्री थी, पहली व्यापारिक कोठी थी इंडिया में, वो मसूलीपट्टनम में थी। मसूलीपट्टनम में थी। डचों की जो दूसरी फैक्ट्री थी इंडिया में वो पुलिकट में स्थापित हुई। ठीक है, जहाँ उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बना दिया। पुलिकट में जो है उन्होंने अपने गोल्डन कॉइन्स जो है वो मिंट किए, पैगोडा जिनको बोला गया, और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियां, जितने भी मतलब मेन सेंटर हेडक्वार्टर जो था डच का, वो पुलिकट को बना दिया गया। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। डच जो लोग थे इन्होंने इंडिया में फर्स्ट टाइम औद्योगिक वेतनभोगी रखे, मतलब सैलरी देते थे। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों और डचों के बीच में जो युद्ध हुआ था, वेदरा का युद्ध, उसमें हो गया। डच लोग कब आए, 1526 ईस्वी में इंडिया पहुंचे। 1526 ईस्वी में मतलब आ गए। व्यापारी कोठी को उन्होंने खोली 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला। पुलिकट में सेकंड, पुलिकट ही उनका मेन हेडक्वार्टर बन गया। वहीं से उन्होंने अपना जितने भी उनकी डच की एक्टिविटीज़ थी उनको चालू रखा। और 1759 में अंग्रेज़ों के साथ जो है इंग्लिश ब्रिटिश जो भी आएंगे, अभी मैं बताऊंगी उनके बारे में, ब्रिटिश के साथ उनका युद्ध होता है, वेदरा की युद्ध, वेदरा की लड़ाई, बैटल ऑफ वेदरा। उसमें जो है डच जो है उनका सफाया हो जाता है। ठीक है। और देखिए ये जो साइड में दिया हुआ है टेबल में, ये दिया है कौन सी कंपनी आई, कब कब आई। पुर्तगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1498 ईस्वी में आई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में आई। डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में आई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में आई। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में आई। पुर्तगाल आ गया, इंग्लिश आ गए, डच आ गए, डेनिस आ गए, फ्रेंच आ गए, स्वीडिश आ गए। देखिए अगर हम मतलब मैप में अगर देख लें, ठीक है, जो यूरोप का हमारा मैप है, लगभग अगर हम इस तरह से अगर नाप लें, ठीक है, तो पुर्तगाल हमारा क्या है, पुर्तगाल सबसे इधर, पुर्तगाल आते हैं सबसे पहले। ठीक है, 1498 ईस्वी में यहीं से वास्को डिगामा आए थे। ठीक है। इंग्लिश, इंग्लिश यहाँ जैसे, ठीक है। डच, हॉलैंड भी जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, नीदरलैंड, हॉलैंड यहाँ से। डेनिस, डेनमार्क, डेनमार्क कहाँ है, यहाँ पे है, उसी का पार्ट ग्रीनलैंड यहाँ पे है। ठीक है, डेनिस। फ्रेंच, फ्रेंच कहाँ है, पुर्तगाल, स्पेन इधर, फ्रांस इधर, फ्रेंच से इधर से, स्वीडिश, स्पेन। तो कौन कौन आ गया, नंबर 1 पुर्तगाल, नंबर 2 इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, फिर क्या डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में, डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में, स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731 में। ठीक है, देखिए इतने दूरी के जो ये कंट्रीज थे, यही जो है घूमने लग गए, सारी इन्होंने ही पूरे वर्ल्ड को अपनी कॉलोनीज बनाया था। ओके,
तो नेक्स्ट हम पॉइंट है हमारे पास कि डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन जो है 1759 में अंग्रेजों एवं डचों के मध्य जो युद्ध हुआ था, वेदरा का युद्ध, उसमें हो गया। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। इंग्लैंड की महारानी कौन थी? एलिजाबेथ फर्स्ट, उस समय 1600 ईस्वी में। तो 31 दिसंबर 1600 यानी कि 1601 शुरू होने वाला है नेक्स्ट डे से, एलिजाबेथ फर्स्ट ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो वहाँ की कोई कंपनी थी, जैसे हमारे यहाँ पे रिलायंस है, अडानी अंबानी जो भी हैं, ऐसे जो सरकार से जो है क्या मांग रूल्स और रेगुलेशन होते हैं कुछ, कि दूसरी अगर कंट्री में हमें व्यापार करना है तो हमारी गवर्नमेंट उनको इजाज़त देगी, उसके बाद वो दूसरी कंट्रीज़ में जो है अपना विस्तार कर सकते हैं। उसी तरह से क्या था, ब्रिटेन में जो है मोनार्की सिस्टम था, तो वहाँ की कोई कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने जो है एलिजाबेथ महारानी से अधिकार पत्र प्रदान किया, वही इजाज़त मांगी। और कब मिली है उनको इजाज़त? 31 दिसंबर 1600 को, कि इंडिया में व्यापार करे, मतलब ब्रिटेन के ईस्ट में व्यापार करे, इसीलिए इसको ईस्ट इंडिया कंपनी बोला गया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। टॉमस स्मिथ मुगल दरबार में जाने वाला फर्स्ट अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स फर्स्ट के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, तो जहांगीर के दरबार में मेनली हम पढ़ते हैं कि 2 अंग्रेज आए थे, कौन कौन से? कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस हमने अभी पढ़ लिया, कब आया? 1609 ईस्वी में आया। और ये किसका राजदूत था? जेम्स फर्स्ट का राजदूत था। देखिए, हमने 1600 में हमने पढ़ा कि एलिजाबेथ वहाँ की रानी थी, उन्होंने उनको इजाज़त दी थी। और 1609 ईस्वी में हम पढ़ते हैं कि जेम्स फर्स्ट आ जाते हैं उनके राजदूत के रूप में। ठीक है, क्या होता है राजदूत? क्या एम्बेसडर जो होते हैं हमारे यहाँ, वैसे एम्बेसडर के रूप में जो है कैप्टन हॉकिंस यहाँ पे आए थे। और किसके दरबार में आए थे? जहांगीर के दरबार में आए थे। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन 1601 ईस्वी में दक्षिणी पूर्वी तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में अपनी व्यापारी कोठी खोली थी। मसूलीपट्टनम, ठीक है, हमने अभी क्या पढ़ा था कि पुर्तगीज़ ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली थी? कोचीन में। डच लोगों ने अपनी पहली व्यापारी कोठी कब खोली थी और कहाँ खोली थी? डच लोगों ने पहली व्यापारी कोठी जो थी वो अपनी खोली कहाँ थी? 1605 ईस्वी में खोली थी और मसूलीपट्टनम में खोली थी। और अभी हम पढ़ते हैं कि ये जो इंग्लिश लोग थे, उन्होंने अपनी पहली व्यापारी कोठी कहाँ खोली? मसूलीपट्टनम में खोली। ठीक है, डचों ने 1605 में खोल दी थी और अंग्रेजों ने कब खोली? 1611 ईस्वी में, मतलब बाद में आ रहे हैं ये। ठीक है, तो क्या होगा, एक ही जगह जब कंपनीज अपनी ब्रांचेस खोलेगा तो क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट शुरू होगा। कॉन्फ्लिक्ट होगा तो क्या होगा? एक सुपर पावर बन जाएगा, एक थोड़ा कम रिसेसिव होगा, एक डोमिनेंट होगा। तो जो डोमिनेंट होगा वो क्या करेगा? रिसेसिव को दबा देगा। इसी तरह से होता है आगे, इसीलिए कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है और बाद में जो है वो एक दूसरे से लड़ के जो है एक दूसरी शक्तियों को ख़त्म करने पे उतारू हो जाते हैं। और लास्ट में जो है क्या होता है? डच और इंग्लिश का युद्ध हो जाता है 1759 में वेदरा में, और डचों को जो है इंग्लिश भगा देते हैं इंडिया से। ठीक है, मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स फर्स्ट के एम्बेसडर राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। 1611 ईस्वी में दक्षिणी पूर्वी तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारी कोठी की स्थापना की थी। कहाँ? अंग्रेजों का भी मसूलीपट्टनम में था, डचों का भी मसूलीपट्टनम में था। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में फरमान जारी किया कि अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एल्डवर्थ
के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी। क्या हुआ, जहांगीर जो थे उन्होंने एक फरमान जारी करके 1613 में इंग्लिश जो थे उनको सूरत में फैक्ट्री खोलने की इजाज़त दे दी। पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक कोठी मसूलीपट्टनम में 1611 में खोल दिया था, ये तो पढ़ ही लिया हमने। जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित की गई। पहली बार सूरत में 1608 में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था, बट वो सफल नहीं हुआ था। और फाइनली सूरत में कब खुलती है, 1613 ईस्वी में खुलती है। ठीक है। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स फर्स्ट ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स फर्स्ट ने सर थॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर जो है मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। रो ने फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। रो जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। क्या हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि जेम्स फर्स्ट का जो पहला एम्बेसडर आया था वो कौन था, कैप्टन हॉकिंस था। और दूसरे जो एम्बेसडर आते हैं उनके वो सर थॉमस रो थे। दोनों ही जहांगीर के काल में आते हैं। ठीक है। और एम्बेसडर किसके, जेम्स फर्स्ट के, कैप्टन हॉकिंस, सर थॉमस रो। एक आते हैं 1609 में, दूसरे पहुंच गए 1615 में। तो 1619 तक ये जो है भारत में रहे। और जहांगीर एवं खुर्रम दोनों के ही कार्यकाल में रहे से अंग्रेजों के लिए व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल रहे। ये कुछ मतलब कंसेशन व्यापार में इन्होंने प्राप्त कर ली। देखिए, सूरत में जो फैक्ट्री बनी उसकी इजाज़त जहांगीर से किसने ली थी। सूरत में जो फैक्ट्री एस्टेब्लिश हुई उसकी जो इजाज़त थी वो किसके अधीन, मतलब व्यापारी फैक्ट्री खोल पाएंगे वो, थॉमस एल्डवर्थ। पहला बंदा कौन था, कैप्टन हॉकिंस। सेकंड कौन था, सर थॉमस रो। सर थॉमस रो ने क्या किया, व्यापार में कुछ छूट, कंसेशन मिल गई उनको, मतलब कम टैक्स लगेगा इस तरह से। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान, गोल्डन फरमान दिया, जिसके अकॉर्डिंग जो है अंग्रेज सुल्तान को 500 पैगोडा वार्षिक, ईयरली देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे। देखिए, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैप बना दूँ तो क्या हो रहा है। देखिए, ब्रिटिश जो थे हमारे, ब्रिटिश ने मसूलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री बना ली, मसूलीपट्टनम में बना ली। और यहाँ पे सूरत में दूसरी फैक्ट्री बना ली। ठीक है, सॉरी सूरत में बन गई, मसूलीपट्टनम में बन गई। अब क्या हुआ, गोल्डन फरमान इनको मिल गया। ठीक है, 1632 ईस्वी में उसके अकॉर्डिंग जो है, जो गोलकुंडा का एरिया था, गोलकुंडा का जो एरिया था वहाँ में जो है राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार कर सकते थे ये 500 पैगोडा वार्षिक देके। क्या हुआ, धीरे धीरे मतलब बढ़ रहे हैं आगे। ठीक है। और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि डचों से भी बाद में युद्ध करते हैं। तो देखिए, मसूलीपट्टनम हो गया, गोलकुंडा हो गया, सूरत हो गया। ठीक है, आगे आते हैं कि देखिए 1732 में हम पहुंच गए। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर ले लिया। देखिए, ये मैं फिर से बना देती हूँ। मसूलीपट्टनम हो गया। ठीक है, मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री 1611 में, सूरत में दूसरी फैक्ट्री 1613 में। ठीक है, फिर गोलकुंडा 1632 में। ठीक है, गोलकुंडा हो लिया। 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पे ले लिया, मद्रास पट्टे पे ले लिया एवं वहीं पर एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा। क्या पड़ा, सेंट जॉर्ज। ठीक है,
यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय रहा। हमने क्या पढ़ा था, डच्चों का जो मेन हेडक्वार्टर था वो पुलिकट में हो गया, ठीक है, और अंग्रेज़ों का जो मेन हेडक्वार्टर हो गया बाद में ये सेंट फोर्ड हो गया, फोर्ट सेंट जॉर्ज हो गया, ठीक है। कहाँ था, मद्रास में था। क्या हो रहा है, धीरे धीरे एक्सपेंशन हो रहा है अंग्रेज़ों का। 1611 में वो यहाँ पे आए, छोटी सी फैक्ट्री खोली मसूलीपट्टनम में, जहांगीर से उन्होंने परमिशन ले ली सूरत में व्यापार करने की, फिर गोलकुंडा के राजा से परमिशन ले ली, ठीक है। फिर क्या हुआ, 1639 में जो है मद्रास जो है उन्होंने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पे ले लिया। क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। कालांतर तट पर अंग्रेजी मुख्यालय बना। 1661 देखिए, 1639 हो गया, मद्रास हो गया। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स सेकंड का विवाह हुआ। देखिए, इसको बताने से पहले अभी मैं बता, देखिए 1611 हो गया, ठीक है। 1639 में गोलकुंडा हो गया, 1639, और उसके बाद जो है मैंने आपको बोला था कि 1659 में डचों से युद्ध करते हैं, बेदरा का युद्ध, और डचों को भगा देते हैं। तो डच वाला एरिया भी लगभग इन्होंने एक्वायर कर लिया था यहाँ पे, ठीक है। फिर 1661 में पुर्तगाल की जो राजकुमारी थी कैथरीन ब्रेगेंजा, ठीक है, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स सेकंड से उनकी शादी हो जाती है। और जो पुर्तगाल थे, पुर्तगीज़ भी तो आए थे स्टार्टिंग में, मैंने आपको बताया था। पुर्तगीज़ जो थे उन्होंने दहेज के रूप में जो है चार्ल्स सेकंड को बम्बई प्रदान कर दिया। गोवा में हथिया लिया था, बम्बई इनको दहेज में मिल गया 1661 में, ठीक है। और ज़्यादा एरिया जो है इंडिया का अंग्रेज़ों के अधीन आ गया। एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। अभी साउथ इंडिया में एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है। ये हो गया 1661 में। 1659 में बेदरा का युद्ध, डचों से डच वाला एरिया एक्वायर कर लिया, ठीक है। इसी दौरान क्या हो जाता है, अगर हम याद करें तो 1661 हो गया, अच्छा वो बाद में आता है। 16 ये एक्सपेंशन हो रहा है। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे 1668 में चार्ल्स सेकंड ने बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अब ये क्या था, किसी राजा के अधीन था, और इंडिया में कौन थी, इंडिया में कंपनीज आई थी, वो व्यापार कर रही थी। तो जो राजा थे, चार्ल्स सेकंड थे, उन्होंने ये 10 पाउंड के वार्षिक किराए पे, ईयरली किराया मिलेगा उनको, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बम्बई दे दिया उन्होंने, ठीक है। 1687 में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई को बना दिया। अब ये ऊपर से मेन हेडक्वार्टर 1687 में बम्बई बना दिया इन्होंने, ठीक है। गेराल्ड आंगियर 1677 सूरत का प्रेसिडेंट एवं बम्बई का गवर्नर बना, जिसने कि बम्बई शहर की स्थापना की। क्या हमने पढ़ा था अभी, बम्बई जो है वो चार्ल्स सेकंड ने उनको दे दिया, कंपनी को दे दिया, ठीक है। तो गेराल्ड आंगियर जो थे वो सूरत के प्रेसिडेंट थे और बम्बई के गवर्नर थे। इन्होंने बम्बई शहर की स्थापना की और यहाँ पे इनका हेडक्वार्टर जो है सूरत से बम्बई बना दिया गया। फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हेडक्वार्टर चेंज हो गया बम्बई शहर की स्थापना के बाद। बंगाल के शासक शाहशुजा ने सर्वप्रथम 1651 में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी थी। इस अनुमति को निशान कहते हैं। देखिए, हमने पढ़ा अभी कि लगभग जो है अंग्रेजों ने साउथ इंडिया पे लगभग अपना पूरा मतलब एक्वायर कर लिया था। तो जो बंगाल के शासक थे शाहशुजा, उस समय 1651 में उन्होंने व्यापारिक छूट प्रदान कर दी अंग्रेजों को कि बंगाल में आके आप व्यापार करो, छूट मिलेगी। इस अनुमति को जो है निशान कहते हैं। जो जहांगीर ने दिए थे वो गोल्डन फरमान थे।
वो सासूजा ने जो दिए उनको निशान बोला गया, ठीक है, 1651 में। 1698 में जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है 3 गांव बंगाल में सुतानती, कालीकत और गोविंदपुरी की जमींदारी 1200 रुपये में खरीद भुगतान कर दिए और प्राप्त कर ली जमींदारी वहाँ की। और अब यहाँ पे जमींदारी प्राप्त करने के बाद उन्होंने यहाँ पे एक फोर्ट का निर्माण किया। मद्रास में फोर्ट बनाया था, उसका नाम था सेंट जॉर्ज, और यहाँ के जो फोर्ट का निर्माण था वो सेंट विलियम का निर्माण किया। और चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंट हुए। कालांतर में यही कोलकाता नगर कहलाया, जिसकी नींव जो है जॉर्ज चॉर्नोक ने रखी थी। हमने अभी क्या पढ़ा था, बम्बई शहर जो थे वो गेराल्ड आंगियर ने बनाया, और जो कलकत्ता है वो उसकी नींव किसने रखी, जॉर्ज चॉर्नोक ने रखी। और ये कलकत्ता बना कैसे, 3 गांव को मिला के। कौन से गांव थे, सुतानती, कलिकत, गोविंदपुरी, ठीक है, इनको मिला के कलकत्ता बन गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास, भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 में स्थापित की गई। देखिए, पुर्तगाल हमने पढ़ लिया, डच पढ़ लिया, इंग्लिश पढ़ लिया। जो एक्सपेंशन किया उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम देख रहे हैं कि किस किस क्रम में जो है फैक्ट्रीज आई, एस्टेब्लिश हुई, कंपनीज आई, ये पढ़ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रेंच। भारत में जो है फ्रांसीसियों की, फ्रेंच की फर्स्ट फैक्ट्री जो है फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में स्थापित की गई 1668 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की। हम क्या देखते हैं, फ्रेंच जो थे ना, 1674 में फ्रांसिसी मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की। अब देखिए नेक्स्ट, अभी हमने पढ़ा कि जो डच थे उनके साथ इंग्लिश का जो युद्ध हुआ था, ख़त्म जब वो हो गए थे तो बेदरा की लड़ाई थी, ठीक है। अब बाद में जो फ्रेंच के साथ इंग्लिश का या जो भी इसकी अलाई शक्तियाँ होगी उनका युद्ध होगा, तो किस में हम देखेंगे, कर्नाटक युद्ध में देखेंगे। तो क्या है, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध से प्रभावित था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध का मतलब क्या है कि ऑस्ट्रिया जो यूरोप में है, ठीक है, उसके लिए लड़ाई हो रही थी फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में। तो वहाँ की जो लड़ाई थी उससे इंडिया में होता है। तो कैसे प्रभाव देखने को मिलता है, प्रथम कर्नाटक युद्ध के रूप में, फर्स्ट कर्नाटक वॉर के रूप में हमें देखने को मिलता है। 1746 से 48 में चलता है। 1748 ईस्वी में हुई एक्स-ला शैपल की संधि से ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध समाप्त हो गया था, और इसी के तहत जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हुआ था। मतलब मेनली जो प्रथम कर्नाटिक वॉर थी, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर थी, वो इंडिया में हुई नहीं, इंडिया के बाहर हुई, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेके थी ये, ठीक है। और वहीं पे संधि हो गई, एक्स-ला शैपल की संधि, उसी से इंडिया में भी ये युद्ध खत्म हो गया था। मेनली ये है इसका। और जो दूसरा कर्नाटिक वॉर है वो फर्स्ट करना ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेके एक्स-ला शैपल की संधि से ख़त्म हो गया, ठीक है। सेकंड जो कर्नाटिक वॉर थी वो 1749 से 54 तक चली, ठीक है। वहीं एक साल बाद देखिए 1746 से 48, फिर 1749 से 54 के बीच में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई। फ्रेंच जो गवर्नर थे उनकी हार हो गई, उसे वापस बुला लिया गया, और उनकी जगह जो है गोडेहू को भारत का अगला फ्रेंच गवर्नर बनाया गया, ठीक है। पौंडीचेरी की संधि के साथ जो है युद्ध विराम हुआ।
क्या हुआ, फर्स्ट कार्नाटिक वॉर में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेके मामला चला था और वहीं पे संधि हुई, एक्स-ला-शैपल की संधि, और इंडिया में भी कर्नाटक वॉर ख़त्म हो गया था 1746-48। दूसरा कर्नाटिक वॉर में 1749 से 54 तक चला था ये। इसमें क्या हुआ, फ्रेंच गवर्नर जो डुप्ले थे, ठीक है, वो डूब गए, उनकी हार हो गई, उनको वापस बुला दिया गया और क्या, उनकी जगह गोडेहू को भेजा गया, नेक्स्ट जो फ्रेंच गवर्नर बनाया गया इंडिया का, और उन्होंने जो है पौंडीचेरी की संधि की जनवरी 1755 ईस्वी में, और युद्ध विराम हो गया। क्या हुआ, पौंडीचेरी अब ब्रिटेन के अंडर रह गया, ब्रिटिश के अंदर रह गया। कर्नाटक का थर्ड युद्ध, तीसरा युद्ध, थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर या थर्ड कर्नाटिक वॉर 1756 से 63 के बीच में हुआ, जो 56 में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। इसको 7 ईयर वॉर भी बोलते हैं, थर्ड कर्नाटिक वॉर को। 56 से 63 में चला। पेरिस की संधि होने से यह युद्ध समाप्त हो गया। देखिए ये भी बाहर हुआ, पहला भी बाहर ही हुआ, बाहर ख़त्म हो गया। तीसरा भी जो बाहर ही शुरू हुआ 7 ईयर वॉर, वहीं पे ख़त्म हो गया पेरिस की संधि से, ठीक है। पहले में एक्स-ला-शैपल की संधि, दूसरे में पौंडीचेरी की संधि, तीसरे में पेरिस की संधि, ठीक है। 56 से 63 के बीच में चला। अब नेक्स्ट आता है 1760 ईस्वी में जो है अंग्रेजी सेना ने सर आयरकूट के नेतृत्व में वनडे वॉश की लड़ाई लड़ी और फ्रेंच को बुरी तरह हराया। इससे एक साल पहले 1759 में अंग्रेज़ों ने डच्चों को हराया था और उनको ख़त्म कर दिया था, भगा दिया। 1760 में अंग्रेज़ों ने फ्रेंच को हराया वनडे वॉश में और वॉश कर दिया। मतलब आयरकूट के नेतृत्व में वनडे वॉश की लड़ाई लड़ी और आयरकूट ने खूब कुटा फ्रेंच को और वॉश करके भगा दिया। 1761 में, मतलब थोड़ा सा उनकी कॉलोनीज बचती है, फिर 1761 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीन लिया। मतलब जो सेकंड कर्नाटिक वॉर थी, पौंडीचेरी की जो संधि हुई थी, पूरी तरह नहीं हुआ था उनका। 1761 में इन्होंने क्या किया, पौंडीचेरी को फ्रेंच से छीन ही लिया, ख़त्म कर दिया। अब 1763 में पेरिस की संधि के द्वारा अंग्रेज़ों ने चंद्रनगर को छोड़ा, शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया और 1749 तक फ्रांसीसी कब्जे में थे। ये प्रदेश भारत की आज़ादी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में ही रहे। क्या हुआ, 1763 में जब पेरिस की संधि हुई, ठीक है, तो अंग्रेज़ों ने जो है चंद्रनगर को चंद्रनगर को छोड़कर जितने भी एरिया फ्रेंच से उन्होंने हथियाए थे वो दोबारा फ्रेंच को दे दिए। और ये जो 1749 से पहले फ्रेंच के पास जो कॉलोनीज़ थी इंडिया में, वो आज़ादी तक टिल इंडिपेंडेंस फ्रेंच के पास ही रहती है और बाद में जब हम उनको यहाँ से भगाते हैं तब ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन, थैंक यू।